फ़ोटोशॉप में जो मूव टूल है उसे काफ़ी लोगों ने बेसिक्स फ़ोटोशॉप में या फिर कहीं ना कहीं पे यूज़ करना तो सीख लिया है, लेकिन उस मूव टूल के और भी कुछ एडवांस फीचर्स है जो कि बंदों को अभी भी नहीं पता है। इस मूव टूल को डिटेल में समझते हैं कि उसके और ऑप्शंस कौन से हैं। फ़ोटोशॉप का मूव टूल जो है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म करने के लिए या रोटेट करने के लिए यूज़ नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो मुझे उसमें लगता है वो है अलाइनमेंट वाला फीचर। तो पूरा डिटेल में समझते हैं मूव टूल को। सो ये है फोटोशॉप की क्लास 3। और अगर आप इस वीडियो पे आज पहली बार आए तो मेरा नाम है सुजान शुक्ला और एंड में आपको मैं 11 ऐसी वेबसाइट्स बताने वाला हूँ PNG वाली जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएशन के ऊपर डिटेल में वीडियो देखनी है तो वो वीडियो बन चुकी है, वीडियो के एंड में, इस वीडियो के एंड में आप देख लेना। तो कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, उस इमेजेस को मैं यहाँ पे एक एक करके ले लेता हूँ। ठीक है, तो जस्ट यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया फ़ोटोशॉप में। ये इमेज हमारी यहाँ पे आ चुकी है। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, फाइल में जा कर के आप यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड करके आप ले सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही अगर इमेज करते हो तो यहाँ पे आपको जो बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, 4 कॉर्नर पे ये 4 बॉक्सेस आ चुके हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बाउंडिंग बॉक्स। इन फ्यूचर कभी भी अगर मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ तो समझ लीजिए मैं इमेज को, टेक्स्ट को या कोई भी ऐसी थिंग है जो चीज़ हम बोलते हैं, अगर हम काम कर रहे तो मैं उसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करूँगा, मैं उसे ऑब्जेक्ट बोलूँगा। तो कभी भी मैं ऑब्जेक्ट बोलूँ तो समझ लेना कि किसी लेयर या किसी चीज़ की बात हो रही है जो हमारे सामने है। तो अभी हम इसको रिसाइज़ कर सकते हैं। कॉर्नर पे आप जाते हो तो आप यहाँ से ऐसे रिसाइज़ कर सकते हो, कॉर्नर से, यहाँ से भी रिसाइज़ कर सकते हो। उठा के आपको कहीं पे रखना है तो उठा के रख सकते हो। ये हमारा जो है फर्स्ट टूल हमारा जो है मूव टूल है। ठीक है, मूव टूल से आप क्या कर सकते हो, उठा के आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट पे। अभी कई बार क्या हो जाता है कि जस्ट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स आने लग जाता है। वो क्यों होता है, जैसे अभी हमारा टूल कौन सा सिलेक्टेड है, मूव टूल, हमारे फोटोशॉप का सबसे पहला टूल। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि टूल बॉक्स के अंदर ये जो टूल आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा एरो है। इसका एरो का मतलब होता है कि इस टूल्स के अंदर और भी कोई टूल अवेलेबल है। जैसे कि अगर क्लिक करके रखते हो या फिर राइट क्लिक कर देते हो आप तो यहाँ पे मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल दोनों दिखने लग गए। अब एक एरो यहाँ पे भी दिख रहा है। राइट क्लिक अगर इस पर करते हो तो इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स आपको दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सारे टूल्स दिखेंगे। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग मूव टूल को देख रहे हैं। तो मूव टूल हमने सेलेक्ट किया है और जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स, अगर जस्ट क्लिक करते ही बाउंडिंग बॉक्स आपको दिखने लग जाता है। तो अभी देखना, मैं यहाँ पे ये मार्क जो है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, अगर इसको ऑन कर दूँ मैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो उसका बाउंडिंग बॉक्स यहीं से दिख जाएगा। चले एक और इमेज ले लेते हैं। सो दूसरी इमेज भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। इसे भी थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ मैं। देखिए, इसे सिलेक्ट किया तो इसका बाउंडिंग बॉक्स हमें शो होने लग गया, इसे सिलेक्ट किया तो इसका बाउंडिंग बॉक्स हमें शो होने लग गया। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क कर रहे हो आप तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि इसे ऑन नहीं रखना है, क्योंकि क्या हो जाता है कई बार गलती से चीज़ें सिलेक्ट हो जाती है और यहाँ वहाँ पे रिसाइज हो जाती है। अगर आपको बाउंडिंग बॉक्स की ज़रूरत है तो मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल T प्रेस कर देना है। क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल T मीन्स ट्रांसफॉर्म। लेकिन अभी के लिए मैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को बंद कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हमारे कैनवास पे आ जाती है, इसे हम कैनवास बोलेंगे जो पेज हमें दिख रहा है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में कैनवास है, इस कैनवास पे हमने 2 इमेजेस ले रखी है। तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आप तभी ऑन करोगे जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। अभी के लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए लेयर में भी सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो चुका है। हालांकि हमारा जब कर्सर में लेके जा रहा हूँ तो एक ब्लू लाइन दिख रही है। ठीक है, एक ब्लू आउटलाइन बन के आ रही है। ये जो है ये सेटिंग में दिखेगा आपको, शो लेयर बाउंड्स ऑन होवर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ब्लू कलर का जो बाउंड दिख रहा है, होवर करने पे माउस लेकर जब जाऊंगा तब ये बाउंड्स हमें दिखेगा। तो अभी के लिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल T प्रेस करता हूँ, जिससे कि क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म मोड में ये चले जाएगा इमेज।
जहाँ पे मैं इसे रिसाइज कर सकता हूँ। अगर कॉर्नर से बाहर आ जाते हो तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। तो डिग्री आपको दिख रही है यहाँ पे। अगर कंट्रोल प्रेस करके करते हो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस करते हो तो अब देखिए 15 डिग्रीज के डिफरेंस पे ये मूव कर रहा है। 15 डिग्रीज, 30, 45। तो इस तरीके से आप पूरा रोटेट भी कर सकते हो। या फिर अगर आप यहाँ से कोई डिग्री चेंज करना चाहते हो, सपोज 90 डिग्री में ले लेता हूँ, तो ये 90 डिग्री हो चुका है। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल इसे 0 कर देता हूँ। इसे रिसाइज भी यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से भी। प्लस अगर आप ऐसे रिसाइज करने जाते हो और आपकी इमेज ऐसे स्क्वीज़ हो रही है, ठीक है, अभी मेरी कैसी हो रही है, मेरी प्रोपोर्शनली हो रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोपोर्शन में हो रहा है। अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है तो आप उस केस में शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे, तब ये प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन में मतलब स्क्वीज़ नहीं होगा। आप कहीं से भी स्मॉल करोगे, पूरी इमेज विड्थ में और हाइट में सारी जगहों से प्रोपोर्शन में छोटी होगी। अगर डायरेक्टली हो रहा है तो शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर इस केस में शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो फिर स्क्वीज़ होने लगेगा। समझ गए ना, अपोजिट होगा फिर। तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ से मैं स्मॉल कर रहा हूँ तो आप देखो नीचे पे ये स्मॉल होते जा रहा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल करते समय अल्ट प्रेस कर दूँ तो आप देखिए सेंटर पे ही स्मॉल होगा इस तरह से। मीन्स अगर मुझे अल्ट प्रेस करके रिसाइज करना है तो ये ऐसे रिसाइज होगा, या फिर विदाउट अल्ट प्रेस की है, अल्ट की जो है कीबोर्ड पे वो होल्ड करके रखना है। उसके बगैर अगर मैं करता हूँ तो ये ऐसे रिसाइज होगा, और अल्ट के साथ करूँगा तो ये सेंटर से रिसाइज होगा। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखना। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी जो हमने ट्रांसफॉर्म किया है वो अप्लाई हो जाएगा, या सिंपली कीबोर्ड पे आप एंटर बटन को हिट कर सकते हो ऐसे। अभी मैं यहाँ से इसे पिक करके लेफ्ट में रख रहा हूँ और इसे पिक करके भी लेफ्ट में। और दो इमेजेस जो है इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है। शिफ्ट प्रेस करके या कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लाके रख दिया। फर्स्ट इमेज आ गई, इसे स्मॉल कर देता हूँ। डन किया मैंने, सेकेंड इमेज भी आ गई हमारी। ठीक है, ये इमेजेस है। चलिए कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसे हमने इतना रखा, इसे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसे हमने इतना रखा। सबको मैं स्मॉल कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करके हमने सबको यहाँ पे स्मॉल कर दिया। यहाँ पे लेयर भी आप देख सकते हो हाईलाइट है, हालांकि लेयर पे डिटेल वीडियो आ जाएगी। अभी यहाँ पर एक और ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है लेयर, और लेयर पे हम एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप एंड लेयर, ये दो ऑप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी फिलहाल सिलेक्टेड ऑप्शन जो है वो लेयर है, मीन्स हम सिंगल लेयर को मूव कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो मूव करने लगेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे सिलेक्ट किया मैंने एंड शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं इस वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके बीच वाले सारे लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप सिंगल सिंगल सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्रेस करके इंडिविजुअली आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी इन चारों को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। इस केस में इस फोल्डर वाले बटन पे आप क्लिक कर देते हो तो एक ग्रुप बन जाएगा, और उस ग्रुप के अंदर ये चारों इमेजेस जो है, लेयर जो है वो चले जाएंगे। या फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल जी प्रेस करते हो तब ये ग्रुप बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे फोल्डर बन चुका है, और ये फोल्डर को अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे 4 इमेजेस हमारे फोल्डर में आ चुके हैं। कई बार चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम ग्रुप को बनाते हैं। तो अभी हमारा क्या सिलेक्टेड है, यहाँ पे लेयर सिलेक्टेड है। अगर सिंगल लेयर को मैं पकड़ के मूव कर रहा हूँ तो ये सिंगल लेयर हमारे यहाँ पे मूव हो रहा है। लेकिन किसी किसी केस में हम चाहते हैं कि अगर मैं किसी ग्रुप के स्पेसिफिक इमेज को सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ मूव हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे लेयर के जगह पे हम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर मैं सिंपली किसी एक इमेज को भी पिक करके मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लेयर पूरा ग्रुप यहाँ पे मूव कर रहा है। तो चलिए अभी अगले स्टेप पे बढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट को समझने वाले हैं। जहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जब अलाइन करने की बारी आती है
तो फोटोशॉप में काफ़ी सारे बंदे सही से नहीं कर पाते हैं। तो अलाइनमेंट को सही से समझते हैं, चाहे इमेजेस हो चाहे कोई शेप्स हो। इसे मैं कर देता हूँ लेयर पे, और यहाँ पे मैं कुछ अगर शेप्स भी ले लूँ, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, एक स्मॉल है, इस तरीके से इन रेक्टेंगल्स पे भी आप सही से काम कर सकते हो। लेकिन अभी ये सारे रेक्टेंगल्स जो है सबका जो स्ट्रोक है वो मैं हटा देता हूँ, स्ट्रोक मुझे पसंद नहीं है। इनके कलर्स में चेंज कर देता हूँ। चलिए सारे सिलेक्टेड है, कंट्रोल Z से पीछे आते हैं, एक एक सिलेक्ट करेंगे। इसका जो कलर है ठीक है, इनके कलर्स भी चेंज कर दिए हमने। ये रेक्टेंगल्स है और नीचे हमारी 4 इमेजेस है। रेक्टेंगल्स को मैं इस ग्रुप के बाहर रख देता हूँ यहाँ पे। चलिए अभी हम अलाइनमेंट को समझेंगे। रेक्टेंगल्स को साइड में रखिए, रेक्टेंगल्स को अभी के लिए मैं फ़िलहाल हाइड करके रखता हूँ। ये इमेज है मैंने यहाँ पे रखी है, इस इमेज को मैंने यहाँ पे रखा है, इस इमेज को यहाँ पे और इस इमेज को यहाँ पे। अब 4 इमेज जो है, चारों इमेज में मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस सब में आ जाए, या डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर अलाइन करना है। तो फिर मैं इन चारों को सिलेक्ट करूँगा। इसे मैंने सिलेक्ट किया है, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसे सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसे, एंड फिर इसे सिलेक्ट करते वक्त मैंने शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखा था। यहाँ पे देखो चारों सिलेक्ट हो गए। या तो यहीं से आप शिफ्ट प्रेस करके चारों को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, फोटोशॉप में जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो पीछे इसके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, एक सिंगल क्लिक करके शिफ्ट होल्ड करके रखिए और सिलेक्ट करिए, या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी आप देखिए जैसे ही मैंने सिलेक्शंस बनाए तो ये ऑप्शंस एनेबल हो गए। ये ऑप्शंस पहले क्या थे, डिसेबल्ड थे। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूँ कहीं पे तो ये डिसिलेक्ट हो गया, तो ये डिसेबल्ड हो चुके हैं। तो फिर से इनको सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल लेयर्स या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप जब सिलेक्ट करते हो तो अलाइनमेंट वाले जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट बटन पे क्लिक कर दूँ तो ये सारे के सारे जो इमेज है वो लेफ़्ट अलाइन हो चुके हैं। किसके, सिलेक्शन पे ही। सिलेक्शन पे मतलब एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ। हमारे पास टोटल कितने इमेजेस है, 4 इमेजेस है। 4 इमेजेस का हमने सिलेक्शन बनाया। तो चारों इमेज में जो सबसे लेफ्ट साइड में है उस लेफ्ट वाले इमेज से बाकी के जो इमेजेस है या ऑब्जेक्ट्स है वो अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो सेटिंग रखी है वो सिलेक्शन की रखी है। और कहाँ पे दिखेगी हमें, ये जो 3 डॉट आप दिख रहे हो इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पे अलाइन टू कहाँ पे लिखा है, सिलेक्शन पे लिखा है। अगर इसे कैनवास कर देते हो आप एंड अगर लेफ्ट में अलाइन करते हो तो ये हमारा जो वाइट कलर का बोर्ड है उस बोर्ड के लेफ्ट साइड में सारे अलाइन हो जाएंगे। देखो बोर्ड के लेफ्ट में अलाइन हुआ है। एक बार फिर से मैं पीछे आता हूँ, कंट्रोल Z। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो कमांड Z यूज़ कर लेना है आपको, और अल्ट के लिए ऑप्शन यूज़ करोगे आप। ठीक है, ये मुझे आदत नहीं है तो कमांड एंड ऑप्शन में हर बार नहीं बोलूँगा, लेकिन कंट्रोल के जगह पे आप कमांड यूज़ कर सकते हो, अल्ट के जगह पे आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो एक बार मैं फिर से इसे अभी के लिए सिलेक्शन पे रख देता हूँ एंड देन फिर हम लोग लेफ़्ट अलाइन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा लेफ़्ट ऑब्जेक्ट जहाँ पे था वहीं तक सारे लेफ़्ट अलाइन हो चुके हैं। चलिए अगर मैं इसे सेंटर अलाइन कर दूँ तो आप देखिए सेंटर में सारे ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। राइट में कर दूँ तो इसके राइट में अलाइन हो गया। चलिए इसे कंट्रोल Z करते हैं। अब यहाँ पे टॉप में यहाँ पे देखिए इसका जो है लाइन यहाँ पे, ये जो है ये रूलर बार है हमारा। ठीक है, कंट्रोल R प्रेस करोगे तो रूलर बार हाइड हो गया, कंट्रोल प्लस R प्रेस करोगे तो रूलर बार शो हो गया। रूलर बार पे क्लिक करके अगर एक लाइन लेके आ जाते हो तो इसको बोलेंगे हम लोग गाइडलाइंस। ये फाइनल आउटपुट में नहीं दिखेगा, ये बस हम जब काम कर रहे हैं तब हमें दिखेगा। और अभी के टाइम पे अगर ये गाइडलाइन हमें नहीं शो करनी है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन बटन दबा दोगे तो वो हाइड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन फिर से दबा दोगे तो ये शो भी हो जाएगा। हाइड और शो करने रिलेटेड कोई भी अगर ऑप्शन है जो हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली आप व्यू में चले जाओगे। व्यू मीन्स देखना, व्यू के अंदर शो में चले जाओ। शो के अंदर आपको दिख जाएंगे गाइड्स, जो कि कंट्रोल सेमीकोलन मैंने शॉर्टकट की बताई थी यही है।
बाद में इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रूलर। तो कंट्रोल आर से रूलर शो होगा, कंट्रोल आर से रूलर हाइड होगा। व्यू में जाओगे आप तो यहाँ पे रूलर देखिए, कंट्रोल आर यहाँ पे लिखा हुआ है। रूलर अभी ऑन है, यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। और हाँ, पिछले वाली वीडियो में जहाँ पे मैंने इंटरफेस के बारे में बताया था, वहाँ पे मैं स्टेटस बार के बारे में बताना भूल गया था। स्टेटस बार हमें हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है। जस्ट लाइक नीचे 65.7% जो है, ये हमने कितना जूम किया है, नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे। अगर मैं अल्ट प्रेस करके डॉक्यूमेंट को जूम करता हूँ, अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल अप करूँगा तो डॉक्यूमेंट जूम होगा, अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करूँगा तो डॉक्यूमेंट हमारा जूम आउट होगा। तो अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल अप किया तो अभी 126% हमने अपने डॉक्यूमेंट को जूम किया है। उसी के साथ साथ हमें डॉक्यूमेंट की साइज़ दिखाई जा रही है जो कि 1920 पिक्सल्स में है और 1080 पिक्सल्स हाइट में है और 72 पिक्सल्स पर इंचेस की जो है इसकी डेंसिटी हमने रखी हुई है। अगर इस एरो पे क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट की साइज़ बताएगा कि डॉक्यूमेंट की साइज़ हमारी कितनी है या हो सकती है। देन डॉक्यूमेंट का प्रोफाइल जो है हमारा RGB प्रोफाइल है। RGB CMYK के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया था। देन यहाँ पे अगर आप GPU मोड देखोगे तो GPU मोड बता रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपली आप आपके डॉक्यूमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डायमेंशन ही सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने फिर से इन चारों को सिलेक्ट कर लिया और मैं इसे टॉप में करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है हमें, इस गाइडलाइन को अगर मैं लाकर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्नैप हो रहा है। तो ये एक लाइन है, इस सबको नीचे करता हूँ। एक को टच किया मैंने इस लाइन के पास। अब लाइन की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी लाइन नहीं दिख रही है हमें ना, इसका कितना है, सो उसी वजह से। सो अभी क्या करेंगे, चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए टॉप में अलाइन अगर मैं करता हूँ तो टॉप में अलाइन हुआ है। बॉटम में अलाइन करूँगा तो इस डॉक्यूमेंट में जो सबसे नीचे पार्ट में रहेगा, जैसे ये, तो इसके अलाइन में चला गया। ये सेंटर अलाइन करेंगे तो वर्टिकली ये सेंटर में अलाइन हुआ है। जस्ट लाइक इस तरह से ये सेंटर में अलाइन हुआ है। इसका सेंटर, सबका सेंटर जो है वो वर्टिकली सेम है। हॉरिजॉन्टली करते हो तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। मीन्स सारे के सारे इमेज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर आ चुके हैं। मैं यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस करके पीछे आ गया। ये तो हो गया हमारा अलाइनमेंट, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, सिलेक्शन के लिए। अगर डॉक्यूमेंट के टॉप बॉटम में करना है तो आपको यहाँ पे 3 डॉट में जाके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, कैनवास, एंड सिंपली इनको सिलेक्ट करो। एंड टॉप में अगर कर दो तो डॉक्यूमेंट के टॉप में, डॉक्यूमेंट के सेंटर में, डॉक्यूमेंट के बॉटम में। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग पे। डिस्ट्रीब्यूटिंग जो है कि स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरीके से करेंगे। अभी आप देखिए, इस इमेज के बीच में और इस इमेज के बीच में जो गैप है, क्या वो गैप इन दोनों इमेज के बीच में है? नहीं है। क्या इन दो इमेज के बीच में वो सेम गैप है? नहीं है। अगर हम ऐसे रखने भी जाएंगे तो बार बार हमें सब मैनेज करना पड़ेगा। तो इस केस में आप क्या करिए, सबको सिलेक्ट करिए एंड देन यहाँ पे इस आइकन को देखिए, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। इस पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। सबकी जो स्पेसिंग है वो सेम आ चुकी है। चलिए, यहाँ से एक मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। इसका जो स्ट्रोक है उसे बंद कर देते हैं। स्ट्रोक मीन्स आउटलाइन। इसे मैंने यहाँ पे टच किया है एंड इसे यहाँ पे टच किया। अब आप देखिए, अगर मैं इसको पिक करके लेके चलता हूँ, ये डिस्टेंस परफेक्ट है और ये डिस्टेंस भी परफेक्ट है। चलो इसे साइड में रखते हैं, ये आगे काम आएगा। अब फिर से इन चारों को सिलेक्ट करते हैं और फिर मैंने क्या किया, मैंने किया यहाँ पे वर्टिकली। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है कि वर्टिकली जो डिस्टेंस है, अभी यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली जैसे क्लियर हुआ। अगर मैं इन्हें वर्टिकली रखता यहाँ पे इस तरीके से अलाइन करके, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो वर्टिकली हमारा सही से निकल के आता। अब यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एजेस क्लिक किया मैंने, तो ये हमारी जो इमेजेस है उनके लेफ्ट एज से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
आप बोलोगे कि इसमें डिस्टेंस डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ? चलो मैं दिखाता हूँ। इन्होंने क्या बोला, लेफ्ट एज से, तो इसका जो लेफ्ट एज है वहाँ से लेकर के कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ मैं यहाँ तक एंड डन। इसके लेफ्ट एज से लेके इसके लेफ्ट एज पे जो डिस्टेंस है, जैसे इसके लेफ्ट एज से इसके लेफ्ट एज पे, देन इस इमेज के लेफ्ट एज से यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो है वो परफेक्ट है। चलिए अभी ट्रांसफॉर्म करते करते हैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, मैं इस रेक्टेंगल को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करना मीन्स शेप को चेंज करना। अगर मैं डायरेक्टली कुछ ऐसे कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है, प्रपोर्शन में हो रहा है। अगर शिफ्ट प्रेस करके करूँ तो ये वन साइड में होगा, और शिफ्ट प्रेस करके अल्ट प्रेस करके करूँ तो ये दोनों साइड से इंक्रीज होगा। मीन्स शिफ्ट एंड अल्ट को मैंने होल्ड करके रखा है, या शिफ्ट होल्ड करके रखूँ तो वन साइड से होगा, और कुछ भी होल्ड नहीं करूँगा तो ये प्रपोर्शन में होगा, ठीक है। सारी बाजुओं से ये इंक्रीज होगा, ठीक है। इसे हम यहीं पे रखते हैं, फिर से इसे सिलेक्ट करते हैं हम। ये तो लेफ्ट एज में था, अभी हमने जो यूज़ किया था वो ये वाला था। राइट एज पे करते हो तो ये है, सेम अप्लाई होगा वर्टिकल के लिए। एंड ये जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, सेम स्पेसिंग के लिए। तो वर्टिकली ये जो ऑप्शंस हैं इनको भी टेस्ट आउट करना डिस्ट्रीब्यूट वाले, और कमेंट में मुझे बताना कि क्या रिजल्ट रहा आपका। सो गाइस, तो ये था हमारा मूव टूल। लेकिन अभी आपको जाना नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 11 PNG वेबसाइट बताने वाला हूँ, तो उसे भी देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ, अगले वीडियो जो आने वाली है उसमें हम लोग आर्टबोर्ड टूल को देखेंगे, जो कि UI UX डिज़ाइनर जो है या फिर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे एक बार में काम करना चाहते हैं, मॉकअप्स वगैरह डिज़ाइन करके, या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो आर्टबोर्ड टूल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो उसको अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ PNG वेबसाइट जो हम लोग देखने वाले हैं। तो पिक्साबे तो हम लोग नॉर्मली इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं, आप पिक्सेल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, अनस्प्लैश को भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली गूगल पे जाके टाइप कर दोगे तो भी मिल जाएगा। लेकिन चलो अभी पहली PNG वेबसाइट जो है वो है stickpng.com। इस वेबसाइट पे आ जाइए, आपको डिफरेंट PNGs आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट पिक करो एंड डाउनलोड कर लेना। यहाँ से सर्च कर सकते हो PNG को। सेकेंड वेबसाइट यहाँ पे हमारी pngall.com, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, अल्फ़ाबेट, एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें। थर्ड वेबसाइट है हमारी pngpics.com, इसको भी रिफ़र कर लो। फोर्थ वेबसाइट है हमारी pngfind.com। फिफ्थ वेबसाइट है subpng.com। सिक्स्थ है हमारी freepngimg.com। सेवेंथ वाली जो है pngimg.com, इसमें आपको डायरेक्टली टैग्स बना के दे दिया है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे राइनो चाहिए, राइनो पे मैंने क्लिक किया तो ये राइनोसोरस के जो हमारे जितने भी इमेजेस है वो आपके पास यहाँ पे PNG के साथ आ जाएंगे। कार्टून वाले भी है, वो भी देख सकते हो। अगली वेबसाइट है हमारी प्योर PNG। इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हो। ट्रीज़ चाहिए तो ट्रीज़ मिल जाएंगे, या सिंपली जो भी आप चाहते हो। देन अगली वेबसाइट है हमारी pngmart.com, ये भी है यहाँ पे। देन cleanpng.com है। देन लास्ट वेबसाइट जो है ये toppng.com है, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर क्लाइंट के लिए कोई भी वर्क आप करने वाले हो, ये इम्पॉर्टेंट टिप है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। जब क्लाइंट के लिए या फिर हम किसी बिजनेस ओनर को कोई प्रोफेशनल वर्क बना के देते हैं और हम लोग फ्री की इमेजेस जब यूज़ करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना कि गूगल पे मिली हुई कोई भी इमेज एज इट इज़ उठा के डायरेक्टली यूज़ करके आप किसी को नहीं दे सकते। अगर दे देते हो, कॉपीराइट फ्री इमेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉपीराइट फ्री इमेज नहीं रहेगी तो उस बंदे को इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है, और फिर वो आपसे रिफ़ंड भी मांग सकता है, या बाद में आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है जो कि आपको हमेशा देखना है। जैसे कि किसी भी वेबसाइट से यूज़ करने वाले हो तो उनकी कॉपीराइट पॉलिसी या कॉपीराइट वगैरह जो रहता है
वो देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉपीराइट एंड इमेज शेयरिंग की जो पॉलिसी है उनको रीड कर लिया करिए आप, सारी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर देखिए, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली ऑल पीएनजी इमेजेस आर फॉर पर्सनल यूज ओनली, मीन्स आप कमर्शियली इस वेबसाइट से, ठीक है, पीएनजी पिक्स में से कमर्शियली इस वेबसाइट से आप यूज़ नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि पर्सनल यूज़ के लिए आप कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते आप। तो इन कुछ चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अभी पिक्सा पे जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे आते हो, फ्री फॉर यूज़ अंडर द पिक्साबे कंटेंट लाइसेंस पे क्लिक करते हो आप, तो यूज़ कंटेंट फॉर फ्री, कंटेंट विदाउट हैविंग एट्रीब्यूट देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कौन से वेबसाइट से यूज़ किया है, किस बंदे ने इमेज को अपलोड किया है, किसी को एट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी का नाम हमें देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने नए कामों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि बेच नहीं सकते हो, ठीक है, यूज़ कंटेंट यानी इलीगल वे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये सारे जो है जो लाइसेंसेस होते हैं उनको हमेशा आपको पढ़ना है जब आप प्रोफेशनल वर्क करते हो। तो ये एक टिप थी मेरी तरफ से, प्लस पीएनजी वाली वेबसाइट भी थी। तो अगली वाली वीडियो जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो इसे भी देख लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हो तो लाइक कर लो यार, मेहनत करता हूँ, टाइम लगती है वीडियोस बनाने में। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अच्छी क्वालिटीज़ की लेकर आ पाऊँगा। अगर कुछ भी आपको डाउट्स कमेंट्स करना है, नीचे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे मैसेज करो, जो कुछ है आपके बारे में बताओ, या स्पेसिफिकली किसी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड होते हो, आपको कोई कुछ पसंद आता है तो वो भी आप हमें बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।